नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। कहा, सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज शाम 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना वायरस टीकाकरण का अभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में आज से शुरू। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत पैकेज विधेयक पर हस्ताक्षर किए और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत मजबूत स्थिति में। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। ये लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिए चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने को प्रोत्साहन देने, मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जाना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल
लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार के मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चालक रहित मेट्रो सेवा के परिचालन के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां ये सुविधा उपलब्ध है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग करते हुए प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न शहरों में मेट्रो नियो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो लाइट सहित विभिन्न प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाने की दिशा में कार्य कर रही है। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। वाटर मेट्रो आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी है वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। देश भर में मेट्रो लाइनों के विकास के लिए किए गए कार्य का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2014 में 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब देश के 18 शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है। मेट्रो सेवाओं के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया के महत्व पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे लागत घटती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलते हैं। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में बड़ी पहल है जो सार्वजनिक परिवहन के लिए समेकित पहुंच उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। इस रेलगाड़ी में फूल गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला और शरीफा तथा अन्य फल सब्जियां ले जाई जाएंगी। मार्ग में गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार की कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। पहली किसान रेल इस साल 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसानों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस रेलगाड़ी को साप्ताहिक से हफ्ते में 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। किसान रेल देश में कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह रेल जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माल ढुलाई के विशेष गलियारे ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के तहत अपने सभी समुद्र तटों पर आज 8 नीले झंडे फहराए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर कहा कि भारत एक ही प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। श्री जावड़ेकर ने इसे देश के लिए गौरवशाली क्षण बताया। With the public participation, we are going to not only clean but maintain with international standards at least 100 beaches. In the first installment, we did it 8 beaches, and I am very happy that all the 8 beaches got the blue flag recognition. इसमें क्या क्या होती है? बीच के संबंध में सभी जानकारी होती है। बीच का कैसे अच्छा उपयोग करें इसके बारे में प्रशिक्षण होता है। बीच का पूरा मैप होता है, वहाँ कैसे बिहेव करें इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वाटर क्वालिटी ठीक रहे इसके लिए प्रबंधन होता है। कोई औद्योगिक या रेसिडेंशियल वेस्ट वहाँ न गिरे, न कोई गिराए, ये देखना भी जरूरी होता है। फिर बीच की मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें स्थानीय लोग होते हैं जो उसकी जिम्मेवारी लेती है। ये साफ सुथरा होता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत को यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाना संरक्षण और सतत विकास के लिए उसके प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। कहा, सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आज शाम 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना वायरस टीकाकरण का अभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में आज से शुरू। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत पैकेज विधेयक पर हस्ताक्षर किए और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत मजबूत स्थिति में। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित वास्तविक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव तथा राज्यों और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। ये ड्राई रन जो है, जो 2 दिन में 4 स्टेट्स में जो कि उनकी टिपिकल टोपोग्राफी के अनुसार सिलेक्ट किए गए हैं और उसमें हर एक स्टेट के 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में और उन 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के भी हर क्षेत्र में जहाँ पे की वैक्सीन की उपलब्धि कराई जाएगी, तो वो सारी प्रक्रिया की जाएंगी जो वैक्सीनेशन के लिए होंगी, एक्सेप्ट कि वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी वैक्सीन का
कहाँ से आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी, वो जिस भी साइट पे जा रही है, चाहे वो अर्बन साइट हो, रूरल साइट हो या कोई भी पेरिफेरल सेंटर जो बनाया गया हो, वहाँ कैसे पहुंचेगी, वहाँ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने लोगों को लगेगी, जैसे लगभग 100 लोगों को लगाई जाएगी, आधा घंटे उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा, उसका रिएक्शन तो नहीं होगा, और उन सबको बाद में आईटी के द्वारा, ऐप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखने के लिए, ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके, उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे, साइड इफेक्ट्स ना हो, उनका उसी वक्त इंतजाम हो, उसी वक्त उसका रिएक्शन का इलाज हो सके। तो इन सब बंदोबस्त को पूरा तरीके से एक तरह से चेक करने के लिए ये एक ड्राई रन प्लान किया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 97,82,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,77,000 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक नए मामले सामने आने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 279 रोगी कोविड से मौत का शिकार हुए हैं। देशभर में 1,47,600 से अधिक रोगियों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस समय मृत्यु दर 1.45% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक देश में लगभग 16 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। मध्य प्रदेश में कल 1,000 से कम लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 2,24,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल राज्य में लगभग 26,800 नमूनों की जांच की गई। इनमें 946 लोगों को संक्रमित पाया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत होने से इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3,563 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को कोविड के 1,160 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। प्रदेश के हरदा, दतिया, सिवनी, भिंड, अशोकनगर, डिंडोरी और बुरहानपुर जिलों में कल एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं। जबलपुर में कल 47 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन से पिछले दिनों इंदौर और भोपाल लौटने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट RT-PCR माध्यम से कराए जा रहे हैं। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 205 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,85,068 हो गई है। राज्य में कल 27,000 से अधिक जांच की गई। कल 551 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 97.27% हो गई। अब तक कुल 2,77,304 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कल 2 लोगों की मृत्यु के बाद कोविड से मृतकों की संख्या 1,533 हो गई। पिछले 24 घंटे में हैदराबाद में 54 लोग संक्रमित हुए। त्रिपुरा में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या बढ़ रही है और उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कम हो रही है। इस समय केवल 141 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में कुल 33,237 संक्रमित लोगों में से अब तक 32,688 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.42% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 16 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। कल शाम तक 5,73,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। मिजोरम में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 127 रह गई है। राज्य में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये दर 96.81% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,184 है, जिनमें से 4,049 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में ईयर एंडर श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। एनडीए सरकार के एजेंडे में श्रम कल्याण को काफी महत्व दिया गया है।
कामगारों, विभिन्न उद्योगों और अन्य संबंधित पक्षों की जरूरतों के साथ तालमेल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताएं तैयार की हैं। प्रधानमंत्री ने इन सुधारों को श्रमिकों के हित में बताया था और कहा था कि इन सुधारों से मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम सुधारों के प्रमुख बिंदुओं पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार ने मजदूरों से जुड़े 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है। इन बदलावों के माध्यम से 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन का कानूनी अधिकार दिया गया है। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और मजदूरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ आयु सीमा पार कर चुके श्रमिकों के वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान किया गया है। वर्ष में 240 दिन काम करने के बाद ही छुट्टी पाने की सीमा को घटाकर 180 दिन किया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने पर नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ित श्रमिक को देने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से उन्हें अब किसी भी प्रकार की संस्था में इच्छानुसार रात में काम करने की आजादी होगी। 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की बात कही गई है, जिसके तहत बीमा, पेंशन और मातृत्व अवकाश आदि की व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक इकाइयों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरल और प्रभावी औद्योगिक संबंध संहिता बनाई गई है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत और खर्च पैकेज विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप होने से बच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में ये कहते हुए इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि वो लोगों को एक बार में ही बड़ा भुगतान करना चाहते हैं। इसमें देरी होने के कारण अमेरिका के करोड़ों लोग बेरोजगारी भत्तों से कुछ समय के लिए वंचित हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती पर उनका स्मरण किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली एक खुशमिजाज, प्रतिभाशाली और जाने माने कानूनविद थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके सभी साथी उनकी कमी महसूस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मंत्री अरुण जेटली की 68वीं जयंती के अवसर पर आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक बेहतरीन सांसद थे और उन्हें विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता हासिल थी। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में आना उनके लिए बड़े सम्मान और प्रसन्नता की बात है, जो क्रिकेट मैचों के दौरान कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। श्री शाह ने कहा कि आईपीएल का मजबूत खाका तैयार करने में अरुण जेटली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। हमारे देश में हजारों युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चढ़ पड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है।
मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में कुल मिलाकर 2 रन की बढ़त बना ली है और उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। पैट कमिंस 15 और कैमरन ग्रीन 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। बुमराह, अश्विन, सिराज और उमेश यादव ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में 326 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश में मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से हिमपात हुआ है और निचले इलाकों में छिटपुट वर्षा हुई है। इस हिमपात से पर्यटक, किसान और होटल व्यवसायी काफी खुश हैं। हमारे शिमला संवाददाता ने बताया है कि भारी हिमपात के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। राजधानी शिमला में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। पिछले 24 घंटों में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में 9, कुफरी में 30 जबकि डलहौजी में 22 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। हिमपात से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 सहित ऊपरी शिमला के कई संपर्क मार्ग व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई अंदरूनी सड़कें बाधित हुई हैं। प्रशासन द्वारा अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने कल से मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और ऊंचाई वाले स्थानों पर फिर से बर्फबारी होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल रात गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से हिमपात हुआ। आज सवेरे राजधानी देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि कई क्षेत्रों विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली और पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी और हल्की वर्षा हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान 2500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 3 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। असम सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ राज्य की सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ का कार्य 98% से अधिक पूरा हो गया है। परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने राज्य विधानसभा में आज बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की आपत्तियों के कारण बाकी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि असम संधि के प्रावधानों के अनुसार राज्य में 1,34,810 अवैध लोगों का पता चला है। इनमें से करीब 30,000 को अब तक देश से निकाल दिया गया है। राज्य विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र आज दिसपुर में शुरू हुआ। भारत और वियतनाम के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों का 2 दिवसीय समुद्री मार्ग अभ्यास पासेक्स कल संपन्न हो गया। भारतीय नौसेना ने ट्विटर पर ये जानकारी दी। भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन मानवीय सहायता के रूप में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री लेकर वियतनाम में हो चिन मिन शहर के nha Rong बंदरगाह पहुंचा। ये सहायता मिशन सागर तृतीय के तहत दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। कहा, सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज शाम 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना वायरस टीकाकरण का अभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में आज से शुरू। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत पैकेज विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत मजबूत स्थिति में।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।